अगर देखिए किरण जी, तो ये अब और देशों को ग्रीन फ्लैग देता है। आप देखिए कि अब चाइना ताइवान को भी ऐसे ही अटैक कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका ने ऐसा बोल दिया। तो अब अमेरिका की बात कोई क्यों सुनेगा? हुँ, रशिया यूक्रेन को अटैक कर सकता है, तो डेफिनेटली ऑलरेडी इतनी वॉर चल रही है, और अमेरिका जैसा कंट्री जो अपने आप को रूल ऑफ लॉ में हुँ, सबसे एक फोकल पॉइंट बताता है, और वो सडनली अटैक कर रहा है, तो बाकी के सब भी ऐसे ही करेंगे। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन का कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं फिर उसके बाद। हुँ, हुँ। तो हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड मेजर जनरल अली शाह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। आपके पास जय हिंद। आपके पास आते हुए इस बात को बताइए कि मतलब मेरे ज़हन में ये सवाल है कि अगर एक नार्को टेररिज्म, एक ड्रग तस्करी को लेकर के आप एक देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकते हैं, तब तो हम पाकिस्तान में भी जाकर के उनके प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको भी अपने देश में ला सकते हैं। होना चाहिए, क्योंकि आप तो हमारे यहाँ पर दहशत फैला रहे हैं और आतंकवादियों को आप दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका तो समर्थन कर देता है। मतलब आपके लिए कुछ और रूल, पाकिस्तान के साथ भारत का अगर कुछ हो तो वहां पर कुछ और रूल, ये किस तरह से अमेरिका चीजें लेकर के चल रहा है? मैं पूरा मदद हूँ डॉक्टर और मुर्शिद साहब की जो ख्याल हैं उनसे। देखिए बात है कि हम तो के अंदर नहीं, हम अली गिरफ्तार शाह कर जी, सकते आपकी हैं और आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम आएंगे आपके पास, वापस लौटेंगे। कर्नल शिवदान जी, यही सवाल हम जब जब मतलब आतंकवाद का मुद्दा उठाए, सारी बातें करें कि हमारे देश में किस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता है, दहशत फैलाता है, अमेरिका की चुप्पी होती है और भले ही अमेरिका जो है साथ भी देने लगता है। अब ऐसे में ये बताइए कि क्या नहीं चाहिए कि फिर भारत भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा ले? आपका तो सिर्फ ड्रग तस्करी का मामला था, हमारे यहाँ तो सीधा आतंकवादियों को भेज दिया जाता है, कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। देखिए, पाकिस्तान में शरेआम आतंकवादी कैंप चल रहे हैं हम्म। और ऐसे संगठन वहां पर दिन रात फल फूल रहे हैं जो कि भारत के विरुद्ध आतंकवाद को फैला रहे हैं। और इसी जबकि अमेरिका ने तो केवल ड्रग्स का आरोप लगाया था, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका कोई ये ड्रग्स का इस तरह का काम पूरे दुनिया में चल रहा है इधर से उधर, मगर किसी भी देश ने दूसरे देश पर इस तरह हमला नहीं किया जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला पे किया है। और हमारे पास तो क्लियर प्रूफ है पाकिस्तान के विरुद्ध कि पाकिस्तान कितने आतंकवादी कैंप चला रहा है। उसके जो आतंकवादी कैंपों के सरगना हैं वो हमारे खिलाफ दिन रात बयान देते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं। तो हमारे पास तो पूरा सॉलिड प्रूफ है और हमारे पास पूरा इस तरह से सॉलिड ग्राउंड है, मगर हम कभी भी किसी देश की प्रभुता पर हमला नहीं करते हैं। हमने कभी भी आज तक ऐसा काम नहीं किया है। हमें पहली बार हमने 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 4 हमले पाकिस्तान के झेले हैं और हमने विजय प्राप्त की है। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हमला करने के लिए ऐसे फोर्स हुए कि उससे पहले पहलगाम में पाकिस्तान ने हमारे पर आतंकी हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 25 लोग मारे गए थे। उसका केवल जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। हमने पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया था। तो इस तरह से भारत को प्रॉपर ग्राउंड है भारत के पास, पर फिर भी भारत अपनी सिद्धांतों पर, नीतियों पर चलता है और संयुक्त राष्ट्र के बताए कायदा कानून को फॉलो करता है। मगर अमेरिका, जो कोई अपने आप को सबसे ज्यादा इसका समर्थक समझता था संयुक्त राष्ट्र का, वो टोटल इसका वायलेशन करता है। और इस वक्त समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र की में प्रॉपर सुधार किए जाने चाहिए और उसकी इमरजेंसी मीटिंग बुला करके इस पर डिस्कशन होना चाहिए। डॉक्टर मलिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही यही बातें बार बार दोहराई गई थी ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब चुनावी मैदान में थे। ऐसे क्या अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाएंगे? मतलब उल्लंघन करके, नियमों का पालन नहीं करके, शांति की बात करते हैं लेकिन शांति स्थापित करने में आपकी खुद की कोई भूमिका या इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसे में अमेरिका क्या ग्रेट बनेगा? देखिए, मागा उनका एक सबसे बड़ा वन लाइनर था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जैसे आपने बोला किरण जी। और ऐसे में अमेरिका तो बिल्कुल ग्रेट नहीं बनेगा, बट अमेरिका ये बनेगा कि दूसरों के लिए फिर से, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहा है अमेरिका कि खुद के यूएन में, जिसमें वो परमानेंट मेंबर हैं, आप उन्हीं को ही नहीं पूछते हैं, आप किसी को नहीं पूछते हैं, तो आखिर में आप आइसोलेट हो रहा है अमेरिका, अगर आप देखिए तो। और अभी अमेरिका का जो आप वैसे देखें तो ऑयल रिजर्व भी कम हो रहा है, क्योंकि उसके पास सिर्फ लाइट ऑयल बचा है अब।
ऑयल के भी 3 प्रकार होते हैं, उसमें अमेरिका के पास सिर्फ लाइट ऑयल बचा है, तो आप दूसरों पर आक्रमण कर रहे हैं हेवी ऑयल के लिए, जिसमें वेनेजुएला सबसे टॉप मोस्ट उसमें है। तो जो आपके पास चीज़ नहीं है, आप दूसरों पे सैंक्शंस लगा रहे हैं। जैसे अगर इंडिया का ही देख लिया जाए, तो अमेरिका ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाए, वेनेजुएला में तो जो भी बिल्कुल। आपके बराबर या आपसे आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका उसमें सैंक्शंस लगा देता है, उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो मतलब इससे ये अमेरिका कि डर ग्रेट कहाँ डर डर है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि उनके कार्यकाल में ऐसा ना हो कोई देश उनसे आगे निकल जाए। बिल्कुल, आगे ना निकल जाए, बराबरी में ना खड़ा हो और वो हम्म। किसी भी डेवलपिंग नेशन को डेवलप्ड की कैटेगरी में आना नहीं देना चाहते हैं। हम्म। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है और जैसे इंडिया के लिए उनको ये था कि नज़दीकी अब चाइना से, नज़दीकी अब रशिया से इंडिया की बढ़ते जा रही है। डिप्लोमैटिक रिलेशंस चाइना से भी सुधर रहे हैं इंडिया के अगर देखा जाए तो। अब बिल्कुल। उनको और खतरा नज़र आने लग गया है। हम्म। और ये तो उनके लैटिन अमेरिका की बात थी, वेनेजुएला की, तो अभी आप देखिए मेक्सिको ने भी उनकी निंदा की है। कर्नल शिवदान जी, इस बात को क्योंकि जैसे कि चाइना के साथ भी हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, आपने बताया वेनेजुएला भी अपने रिश्तों को जो है बेहतर बना रहा है चाइना और रूस के साथ में। अब ऐसे में हो सकता है कि ये मेरा सवाल जो है बहुत जल्दी में हो, ब्रिक्स का जब सम्मेलन होता है तो हम एक जो है वहाँ पर करेंसी, यानी एक तो डॉलर है ही, लेकिन उसकी मोनोपोली ना रहे इसके लिए एक अलग जो करेंसी है वो बनाने की तैयारी में भारत और बाकी अन्य देश जो है अपने इसमें करते हैं। तो अब ऐसे में ये बताएं कि एक अलग यूएन या यूएन की ही तर्ज पर एक अलग नाम दे करके एक ऐसा संगठन जो है वो बने जो इंटरनेशनल फोरम पर, जिसमें सिर्फ अमेरिका का दबदबा ना हो, बाकी अन्य देश हो, और इस तरह से किसी भी देश में आप कोई भी उथल पुथल ना बचा सके, ऐसे कुछ नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हो। क्या अब उसकी आवश्यकता हो गई है, जरूरत पड़ गई है? बिल्कुल। यदि कोई संस्था, देखिए जैसे लीग ऑफ नेशन के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ इसलिए बना तो लीग ऑफ नेशन इसी तरह का कोई प्रभाव खत्म हो रहा था। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ एक नाम की बॉडी रह गई है और अपने हितों की रक्षा के लिए क्षेत्रीय संगठन एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। ब्रिक्स वगैरह इस ऐसे ही संगठन का उदाहरण है और इस तरह की यदि स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं है जब क्षेत्रीय संगठन और भी मजबूत होंगे और क्षेत्रीय स्तर पर ही एक दूसरे की विकास की बातें की जाएंगी। अब इस वक्त संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के बारे में बुरा वो होना चाहिए। मगर ये सब चीजें फेल होती नजर आ रही है क्योंकि अमेरिका जो है पूरी तरह से डिक्टेटरशिप अडॉप्ट कर ली है और यदि संयुक्त राष्ट्र संघ फेल होगी तो उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ होगा। क्योंकि अमेरिका, जिसको लोग समझते थे कि वो पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव स्थापित कराएगा, और एक क्योंकि अमेरिका के संविधान में ये प्रोविजन है कि कहीं पर भी यदि जो ये डेमोक्रेसी खतरे में नजर आएगी तो वहां अमेरिका की सेना इंटरवीन करेंगी और अमेरिका इंटरवीन करेगा। मगर अमेरिका डेमोक्रेसी को रक्षा नहीं कर रहा, प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर रहा है, वो तो अपनी डिक्टेटरशिप स्थापित करने की काम कर रहा है। और इसी तरह से उसने जगह जगह अपने हमले किए हैं और जगह अपने आप को इन्वॉल्व किया है। बिल्कुल अलीशा जी, जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर। संयुक्त राष्ट्र संघ फेल होता है तो उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ होगा, बहुत बड़ा हाथ होगा। अलीशा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। अलीशा जी, इस बात को बताइए कि मतलब लोकतंत्र बचाने की अब तो ये लड़ाई वेनेजुएला के अंदर में शुरुआत हो गई, आप डिक्टेटरशिप लगाने की तैयारी में है कि अब वेनेजुएला में जो होगा वो हमारी शर्तों पर होगा, हमारा शासन होगा, एक अंतरिम आप उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना देते हैं। मतलब ये वेनेजुएला की अभी स्थिति को लेकर के आप क्या देख रहे हैं, क्या भाप रहे हैं? जी, अलीशा जी, स्टिल आपकी आवाज जो है वो सही से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा आपके पास आने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज है लग रहा है। लेकिन यही सवाल डॉक्टर मलिका कि अब वेनेजुएला को आप किस तरह से आगे, मतलब फ्यूचर क्या, क्योंकि आपने बताया विपक्षी नेता मरियम ने कैसे सपोर्ट कर दिया। जी,
आप देखिए किरण जी, जैसे मैंने पहले भी बोला था, अमेरिका ने जब 2003-2011 में लिबिया और इराक में जब अटैक किया था, तो वहां पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था। हम्म। उनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई थी क्योंकि वहां भी अमेरिका ने क्यों अटैक किया? तेल के रिजर्व। ये हम्म। अमेरिका के लिए एक तेल का खेल बन चुका है। बहुत ही सेंट्रल लेवल पे अमेरिका के लिए तेल का खेल बन चुका है, और जैसे ही अमेरिका मतलब उनका तेल का रिजर्व कम होते रहता है, तो वो, हम्म। मुझे ऐसा लगता है, आप कभी भी हिस्ट्री अगर खोल के देखें तो ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इराक में जब इन्होंने हटाया, इतना उनको समय लग गया। हम्म। 2011 तक उनको समय लग गया, इतने साल लग गए। लिबिया को इतना समय लग गया कि अपनी एक ऑयल इंपोर्ट्स, और पूरे विश्व में उसमें ऑयल का क्या कहते हैं, काफी उथल पुथल रहा। एनर्जी एक्सपोर्ट, एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह बहुत उथल पुथल रहा, सिर्फ अमेरिका की वजह से। हम्म। तो वेनेजुला में भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ही रिपीट होने वाला है। अ, अब जैसे उसकी ऑपोजिशन लीडर ने बहुत बार बोल चुका है कि यहाँ पर से आप जितने भी मतलब आप आइए, यहाँ पर आप निवेश करिए, यहाँ पर काफी चीजें बोल चुका है। जी। वो वादा कर चुके हैं कि अगर आप मेरी सरकार मेरी हेल्प करेंगे, मेरी मदद करेंगे। हाँ जी। जी बिल्कुल। तो जैसे भी आप मदद करेंगे, ये मदद का एक आश्वासन जो है वो दिया गया है, यानी सत्ता पर। अलीशा जी, आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज तो आ रही है, ये बात नहीं पहुंच पा रही है। जी जी बिल्कुल। मतलब कुछ टेक्निकल इश्यूज है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक बार कोशिश करते हैं। अलिशा जी, वेनेजुएला को लेकर के अभी जो परिस्थिति है, उस पर आप क्या एक रिएक्शन देना चाहेंगे? जो है, ये प्योर दादागिरी है, प्योर बुलिंग है, जिसकी लाठी उसमें है। ये अमेरिका की तरफ से और बोला था नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगी अलिशा जी, आपकी आवाज़ क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। माफ़ी इसके लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को जल्द से ठीक किया जाए, ताकि जो है दर्शकों तक आपके बातें, आपके रिएक्शंस भी जो है यहाँ पर पहुँचे। कर्नल शिवदान जी, इस चीज़ को कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब हर किसी की, रोड्रिग्स को जो है बना दिया गया है अंतरिम राष्ट्रपति। अब ऐसे में उनके पास वेनेजुएला को संभालने के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। लोग डरे हैं, लोग सहमे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब ऐसे में कैसे संभाला जाएगा? उन्होंने सबसे पहले कहा है कि आप हमें एक प्रूफ दीजिए कि राष्ट्रपति मादुरो जो है वो जिंदा है। देखिए, ऐसा है, वेनेजुएला में जिस प्रकार से विरोधियों ने अपना प्रदर्शन किया है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, और हम जो है हमारे लिए हमारे जो अधिकार हैं, हम रियल स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, इस तरह की बातें भी अमेरिका के इशारे पर वहां के अपोजिशन ने की हैं। और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि इस सत्ता परिवर्तन से वहां की जनता खुश है। तो इसी तरह से वो अमेरिका अपनी एक पपेट सरकार वहां पर स्थापित कर देगा वेनेजुएला में। वहां का जो अपोजिशन है, जो मारियो है, उनको वो राष्ट्रपति बना देगा, और वहां पर एक प्रकार से दिखा देगा कि हमने सत्ता परिवर्तन कराया है, हमने किस तरह से इंटरफियर नहीं किया है। और उस सत्ता परिवर्तन के द्वारा अमेरिका अपनी पपेट सरकार चलाएगा, और जो वहां के ऑयल रिजर्व है उनका पूरी एक्सप्लॉयटेशन अमेरिका करेगा। और इस पर तनाव तो रहेगा, मगर वो स्थिति नहीं आएगी जो विश्व युद्ध में के स्थान पर आई थी। आजकल वो उस तरह के टिपिकल विश्व युद्ध नहीं हो रहे जैसे पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। आजकल क्षेत्रीय विश्व युद्ध हो रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन रूस का हो रहा है, मिडिल ईस्ट में चल रहा है। ये सब मिनी विश्व युद्ध की तरह ही है, ये प्रॉपर विश्व युद्ध नहीं है, मगर ये विश्व युद्ध का ही एक तरह का प्रकार है। अब आजकल क्या हो गया है कि इकोनॉमिक प्रायोरिटी ज्यादा दी जा रही है, आर्थिक चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। इसलिए आजकल के युग में विश्व युद्ध जो है इकोनॉमिक फ्रंट पर ज्यादा लड़े जा रहे हैं बजाय दूसरे फ्रंट पर। इसलिए अमेरिका जो है पपेट सरकार वहां चलाएगा और वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा, जैसा उसकी नीति है, जैसा उसका जो है कैपिटलिज्म को अमेरिका बढ़ावा देता है, और वही वो वेनेजुएला में करने जा रहा है। कर्नल शिवदान, 40 लोगों की भी इस हमले में मौत हुई। मतलब आप जब भी ये हमला हुआ, और ये ऐसा नहीं था कि दो देशों के बीच में युद्ध था जिसमें आपको सिविलियंस की कैजुअलिटी हो जाए तो ठीक है, एक माना जा सकता था, या फोरम पे तो वैसे इसको उठाया ही जाता है। लेकिन ऐसे में मात्र आपकी तरफ से ये हमला हुआ, और ऐसे में 40 लोगों की जान चली गई।
रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल कौन होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप को इसको लेकर के जवाब नहीं देना चाहिए कि आखिरकार इस तरह का हमला जो आपने किया, आपने उसमें सिविलियंस को क्यों नहीं ध्यान में रखा? देखिए, ऐसा है, यदि दो तरह के युद्ध होते हैं, या तो सीमाओं पर युद्ध लड़ा जाए या देश के हिस्सों में युद्ध लड़ा जाए। यदि आंतरिक हिस्सों में युद्ध लड़ा जाएगा तो जरूर कैजुअलिटीज होंगी। अब आप देखिए, यूक्रेन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। यूक्रेन को दोबारा उस स्थिति में आने की कम से कम 35 से 40 साल लगेंगे, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। क्योंकि यूक्रेन के आंतरिक हिस्सों में युद्ध लड़ा गया, वहां पर ही ड्रोन्स और रॉकेट से हमले हुए, हवाई हमले हुए, जिससे बर्बाद हुआ, और वहां पर कितने ही लोग मारे गए। जबकि पहले युद्धों का डेकोरम ये होता था, केवल सीमाओं पर युद्ध लड़ा जाता था। मगर आजकल के टाइम में उस तरह का युद्ध नहीं लड़े जा रहे हैं। आजकल आंतरिक हिस्सों में ड्रोन्स और मिसाइलों से युद्ध लड़े जा रहे हैं। तो ये कैजुअलिटीज तो आज के जमाने में होंगी देश के आंतरिक हिस्सों में। ऐसा ही गाजा में हुआ है। गाजा बिल्कुल समाप्त हो चुका है। गाजा एक प्लेन बन चुका है। क्या गलती थी वहां के सिविलियंस की, क्या गलती थी वहां के हॉस्पिटल की, जो सब बर्बाद हो चुके हैं। तो ये कैजुअलिटीज तो होनी थी, और ये कैजुअलिटीज को कोई नई बात नहीं है। इस तरह की कैजुअलिटी आजकल जगह जगह हो रही है जहां पर भी युद्ध हो रहा है। जी डॉक्टर मल्लिका, देखिए आप बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि एक तरह से एक कहते हैं ना कि आपने रेड कारपेट बिछा दिया है कि हम उल्लंघन कर रहे हैं, हमें मन है कि किसी देश के हमें राष्ट्रपति को पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, हमने कर लिया। अब ऐसे में रशिया अगर ये चाहे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी हम गिरफ्तार करके ले आए, और ऐसा नहीं है कि इसमें रशिया को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, मतलब इतने सालों से वो लगातार नाटो देश मिलकर अमेरिका के हथियार मिला करके यूक्रेन लड़ रहा है, तो वो टिक पा रहा है। अन्यथा अगर वो अकेले होता तो शायद रशिया के सामने टिक भी ना पाए। अब ऐसे में रशिया के सामने भी एक ऑप्शन बच जाता है। फिर आप रूस के प्रेसिडेंट को क्यों कहते हैं कि आप शांति स्थापित करिए, हमला नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ये विडंबना है किरण जी, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये अमेरिका की सबसे बड़ी विडंबना है कि पहले आप तो जैसे इजराइल को समर्थन तो है इनका, बट तभी भी आप कहीं ना कहीं निंदा कर रहे थे अटैक्स की, जब सिविलियंस मारे जा रहे थे गाजा में। आप रूस की निंदा लगभग आए दिन करते रहते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, रूस ने गलत किया है, यूक्रेनियन सिविलियंस को मारा है। आप यूक्रेन को बकायदा सपोर्ट भी अपना पूरा दे रहे हैं, वेपनरी वगैरह में, आर्मी में, आप उनको निंदा कर रहे हैं। आप चाइना की आए दिन निंदा करते हैं। बट अब देखिए कि ये लोग आपकी बात अब क्यों सुनेंगे? ये तो आप ही को फॉलो करेंगे, बोलेंगे आपने भी यही किया है। आप भाई रूल ऑफ लॉ का मॉरल ज्ञान देते हैं, बट खुद आप लोग ये करते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है किरण जी। और अब जैसे चाइना के पास अब ग्रीन फ्लैग मिल गया ताइवान में, वो जो भी कर रहे हैं, रूस के पास भी ग्रीन फ्लैग मिल गया, तो अब ये सब देश अमेरिका को फॉलो करेंगे। तो अमेरिका के पास कोई ग्राउंड ही नहीं बचा है अब ये बोलने का कि अच्छा हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, हम ये सब चीजें करते हैं, हम डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, आप लोग डेमोक्रेसी को हटा रहे हैं। तो अब अमेरिका के पास कोई ग्राउंड ही नहीं बचा है किरण जी। आप बताइए कहाँ पर ग्राउंड बचा है अमेरिका के पास? बिल्कुल, अब वही समझ से परे है चीज़ें, क्योंकि उत्तर कोरिया भी देखिए, क्योंकि एक एनपीटी है जिस पे आप साइन जो है वो करवाते हैं बाकी देशों से, और यूक्रेन से भी अब करवाने की तैयारी में है अभी जो उनके 20 सूत्रीय प्लान आए हैं। लेकिन अब यूक्रेन भी क्यों करेगा, क्योंकि क्या पता कि कल आप क्या करें हमारे देश के साथ, और हो सकता है कि आप ज़ेलेंस्की को गिरफ्तार करके भी ले जाए। तो हर एक देश को सुरक्षा के मद्देनजर अपने तमाम कदम उठाने का अधिकार है। तो अब ऐसे में ये बात बताइए कि ईरान का आगे क्या स्टेप होगा? B2 बॉम्बर तो आपने वहां पर छोड़ दिया, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। अब तो न्यूक्लियर पावर वो भी बनेगा। उत्तरी अमेरिका तो बन ही माफ कीजिएगा, उत्तर कोरिया तो बन ही रहा है। अब इस में तो यूक्रेन भी फिर आगे बढ़ेगा, जिस तरह की अभी फिलहाल स्थिति है, जिस तरह से आपकी दादागिरी है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब सब खुद से इनसिक्योर हो जाएंगे। अमेरिका का ये एक स्टेप देखिए, आप एक स्टेट के प्रेसिडेंट को वीडियो फुटेज रिलीज कर रहे हैं, आप उनके लिए इतनी बद से बदतर एक जो सलूक होता है, ये आप किसी इंटरनेशनल क्रिमिनल के लिए भी नहीं करते। उनकी पर्सनल फुटेजेस रिलीज, आप उनकी वाइफ पर अटैक करते हैं, आप उनकी वाइफ को टारगेट करते हैं। आप देखिए, वाइफ को भी लेकर गए हैं वो।